स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो अपन ने कल पढ़ा तरंग संख्या का सूत्र ज्ञात करना। तो बोर की तृतीय परिकल्पना से हमने तरंग संख्या का सूत्र ज्ञात किया था। तो बोर की तृतीय परिकल्पना क्या होती है? En2 माइनस En1 बराबर एच न्यू, और वहाँ से अपन ने न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा रखा था। न्यू बराबर क्या होता है? आवर्ती न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो वो रखने के बाद हमने ई एन का मान रखा था। ई एन बराबर क्या होता है? m e⁴ अपॉन में 8 ε0² h²। और आगे समानुपाती किसकी होती है? z² अपॉन में n²। तो हमने ई एन का मान रखने के बाद लास्ट में 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू निकाला था। लास्ट में वन अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या मान आया था? r z² इंटू में 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो ध्यान रहे तरंग संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू बार बराबर 1/λ r z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ध्यान रहे जहाँ r क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक होता है। क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक होता है। और r का मान क्या होता है? r का मान क्या होता है? m⁴ अपॉन में 8 ε0² h³ और सीधा याद रखें संख्यात्मक मान क्या होता है इसका? सीधा 1.097373। संख्यात्मक मान रिडबर्ग नियतांक का संख्यात्मक मान क्या होता है? r इक्वल टू 1.097373 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर होता है, या फिर बोल दो आप मीटर इनवर्स बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लेमडा होता है उसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर इनवर्स बन जाता है। तो आर का जो मात्रक आता है वो मीटर इनवर्स आता है। तो आर की विमा पूछ सकता है आपको कि रिडबर्ग नियतांक की विमा लिखिए। तो रिडबर्ग नियतांक की विमा क्या होती है? वो L-1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L-1, क्योंकि मीटर इनवर्स है तो L-1 हो जाएगी। और इसका मान क्या होता है? m नियतांक के रूप में मान क्या होता है? m⁴ अपॉन में 8 ε0² h³ और ये सारे हल करने के बाद क्या मान आता है? 1.09 गुणा 1.097373 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो ये हो गया तरंग संख्या का फॉर्मूला। न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू r/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। जहाँ n1 n2 क्या है? कक्षाएं हैं, कक्षाओं की संख्या है। जहाँ n2 तो है उच्च कक्षा और n1 क्या है? निम्न कक्षा। ध्यान रहे n2 क्या है? उच्च कक्षा, n1 क्या है? निम्न कक्षा। ठीक है, तो यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो Z=1 रख सकते हैं। तो H परमाणु के लिए Z=1 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? न्यू बार इक्वल टू 1/λ और Z का मान 1 रख देंगे, R 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इसी के आधार पर अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है वो देखो, जो रदरफोर्ड है, थॉमसन है, वो इसके रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे, लेकिन बोर ने व्याख्या की है। भाई देखो, बोर ने ना इसकी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये वाला होता है रेखीय स्पेक्ट्रम। देखो रेखा के रूप में इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है ना? तो ये इसका रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। तो बोर इसकी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा था। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। और हाइड्रोजन की जो रेखीय स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या करते हैं वो इस सूत्र से करते हैं। न्यू बार बराबर 1/λ बराबर r/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये सूत्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है न्यूमेरिकल के लिहाज से। ठीक है, तो इस सूत्र से अपन हर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये 14 का पार्ट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखो, इससे आगे अपन पढ़ेंगे स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ। क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ। देखो स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ तो ये कई प्रकार की होती है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, तो 5 श्रेणी को अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। इसके अलावा श्रेणियाँ और भी होती हैं, लेकिन उसके बारे में ये जो बोर है वो बता नहीं पाया था। तो और भी सूक्ष्म श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, तो अपन मेनली पढ़ेंगे लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। ठीक है, अब देखो ये श्रेणियों का मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन मान लो कि 1 में आ रहा है, देखो ये अलग अलग ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं, E1 E2 E3 E4। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से ऊर्जा क्रम बढ़ता हुआ क्रम है। ये ऊर्जा का क्या है? बढ़ता हुआ क्रम।
और लास्ट में अनंत ऊर्जा स्तर है, अनंत वाला, ई अनंत बराबर 0। ठीक है, ई अनंत बराबर 0 होता है। ठीक है, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जैसे कि 1 में आता है, जब इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा ना, चाहे कहीं से आओ, चाहे अनंत से 1 में आओ, चाहे यहाँ से 1 में आओ, चाहे यहाँ से आओ, चाहे कहीं से आओ, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है, तो कौन सी श्रेणी होगी? वो लाइमन श्रेणी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो लाइमन श्रेणी। बामर श्रेणी क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन 2 में संक्रमण करेगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से 2 में आएगा, किससे? जैसे कि मान लो ये 3 से 2 में आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है, 6 से 2 में आ रहा है, 7 से 2 में आ रहा है, या फिर अनंत से 2 में आ रहा है। तो हर बार यदि इलेक्ट्रॉन 2 में आता है तो कौन सी श्रेणी होगी? वो बामर श्रेणी बन जाएगी। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों, जैसे उच्च ऊर्जा स्तर मान लो अनंत है, फिर ये है, ये है, तो यदि उच्च ऊर्जा स्तरों से 3 में आता है, अगर 3 में आता है तो कौन सी बन जाएगी? पास्चन बन जाएगी। अगर 4 में आएगा तो ब्रैकिट, अगर 5 में आएगा तो क्या बन जाएगी? फुंड। तो ध्यान रहे, लाइमन श्रेणी के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? लाइमन श्रेणी सबसे निम्न श्रेणी होती है और n1 इक्वल टू 1। बामर के लिए n1 इक्वल टू 2, इसके लिए n1 3, n1 4, n1 5। तो सबके लिए n1 याद होना चाहिए। n2 तो कुछ भी हो सकता है। n2 जैसे मान लो ये 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में, 4 से 1 में। तो ऐसे तो n2 का मान तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर n1 तो 1 है, लेकिन n2 क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत। इसके लिए n1 2 है, n1 तो इसके लिए 2 है, n2 क्या हो जाएगा? n2 हो जाएगा 3 4 5 6 डैश डैश अनंत। इसके लिए क्या होगा? पास्टन के लिए, पास्टन के लिए 3 में आ रहा है तो n1 3 हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे? n2 हो जाएगा 4 5 6, इस प्रकार से। तो एक बढ़ा दो आप, एक बढ़ के लिख दो आप। जैसे कि इसके लिए n1 1 है, तो n2 कहाँ से स्टार्ट करोगे? 2 से स्टार्ट करोगे, 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। इसके लिए n1 2 है, तो किस से स्टार्ट करोगे आप? 3 से स्टार्ट करोगे। कहाँ से आगे वाला? 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 ऐसे, इस प्रकार से n2 हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई कि उस श्रेणी का नाम लिखिए जहाँ इलेक्ट्रॉन, उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन n2 बराबर 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत से n1 बराबर 1 में संक्रमण करता है, कि 2 3 4 5 6 7 डैश डैश अनंत से n1 बराबर 1 में संक्रमण करता है। तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम लाइमन श्रेणी हो जाएगा। उसका नाम क्या होगा? लाइमन श्रेणी। अगर आपको ये पूछ ले कि उस श्रेणी का नाम लिखिए, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी का नाम लिखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों 4 5 6 डैश डैश अनंत से n1 बराबर 3 में संक्रमण करता है, तो 3 नाम आ गया, n1 बराबर 3, तो पास्चन होगा। इसका आंसर क्या होगा? पास्चन। तो इस प्रकार से यहाँ छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और ये अलग अलग ऊर्जा दिखाई हुई है, 13.6, 3.4, सब माइनस में है, 1.5। तो कुल ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है, -13.6 -3.4। तो ये लास्ट में अनंत ऊर्जा स्तर की 0 होती है। तो ये खास बात है इसमें। ठीक है, अब देखो ये जो इसमें जो दिखाया गया है, देखो ये वाला जो इसमें ये है कि इसको प्रथम रेखा बोलते हैं, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। फिर इसको द्वितीय रेखा बोलेंगे, तृतीय रेखा बोलेंगे, इस प्रकार से लास्ट में इसको अंतिम रेखा बोलेंगे। प्रथम रेखा का मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऊर्जा सबसे पहले जो है कि 2 से 1 में आया, यदि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में संक्रमण कर रहा है तो प्रथम रेखा कहलाएगी, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा क्या होगी? अगर 3 से 1 में संक्रमण कर रहा है, तो अगर आपको कोई पूछे कि प्रथम रेखा के लिए n1 कितना होगा? 1, n2 कितना होगा? 2। वैसे ही द्वितीय रेखा के लिए क्या होगा? n2 होगा 3, n1 होगा 1। तो इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से अंतिम रेखा। इसके लिए प्रथम रेखा क्या होगी? ये वाली होगी। तो बामर श्रेणी के लिए प्रथम रेखा क्या होगी भाई? यहाँ से संक्रमण करेगा n2 बराबर 3 से n1 बराबर 2 में संक्रमण करेगा, तो 2 से 3 से 2 में आएगा, 3 से 2 में आ रहा तो वो क्या हो जाएगी? बामर श्रेणी। अगर वो 4 से 2 में आएगा तो 3 से 2 में आएगा तो प्रथम रेखा, 4 से 2 में आएगा तो द्वितीय रेखा, इस प्रकार से प्रथम द्वितीय चलती रहेगी। तो ये प्रथम रेखा द्वितीय रेखा क्या होती है आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। प्रथम रेखा क्या है, द्वितीय रेखा क्या है, अंतिम रेखा क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है लाइमन श्रेणी में अंतिम रेखा से, कि अंतिम रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, उसकी ऊर्जा कितनी होती है। तो ये नाम बार बार आएंगे, प्रथम रेखा क्या होती है, द्वितीय रेखा क्या होती है, तो आपको हर बार पता होना चाहिए। प्रथम रेखा मतलब ये वाली रेखा, और अंतिम रेखा का मतलब ये वाली। तो चाहे कोई सी श्रेणी हो जाए, प्रथम रेखा ये वाली होती है, अंतिम रेखा ये वाली होती है। प्रथम ये वाली, अंतिम ये वाली। तो कहाँ से कहाँ संक्रमण कर रहा है पता होना चाहिए, कि इसके लिए n2 क्या है, n1 क्या है। ठीक है, अब देखो आप
डायग्राम समझ में आ गया, इस पर अपन आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब देखो इसमें क्या है, देखो ऊर्जा अंतराल घट रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पर सबसे अधिक ऊर्जा अंतराल है, ये 3.4 है 13 पॉइंट से, कितना अंतर है 10.2 का अंतर है, कितना अंतर है 10.2 का। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 10.2, यहाँ पर ऊर्जा अंतराल और भी कम हो गया, तो ऊर्जा अंतराल धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऊपर की तरफ जाने पर ना ऊर्जा अंतराल धीरे धीरे कम होता जाता है, तो ऊर्जा अंतराल घटता जाता है कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने पर, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने पर जो ऊर्जा अंतराल, जो गैप है ना, गैप, ये वाला ऊर्जा अंतराल, जो अंतराल है, जो गैप है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। देखो यहाँ पर ज़्यादा है, फिर और कम हो गया, 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 तो धीरे धीरे ये ऊर्जा अंतराल जो गैप है ना, गैप, वो गैप कम होता जा रहा है। इस प्रकार से अधिक, फिर कम, फिर कम, कम कम, बिल्कुल कम हो गया, तो ऊर्जा अंतराल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो नोट, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की तरफ चलने पर, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की तरफ चलने पर जो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल है वो घटता जाता है। ठीक है, लाइमन श्रेणी की बात करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से, जैसे कि N2 बराबर 2 3 4 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो लाइमन श्रेणी क्या होती है, पहली श्रेणी लाइमन श्रेणी है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों 2 3 4 N2 बराबर 2 3 4 डैश डैश अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है, तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। तो आपको याद होना चाहिए भाई, लाइमन श्रेणी के लिए N1 1 होता है और N2 कितना होता है, 2 3 4 7 डैश डैश अनंत से, तो लाइमन श्रेणी होती है। और यह श्रेणी जो होती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की पैराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। पैराबैंगनी क्षेत्र भाई अलग अलग क्षेत्र होते हैं, पैराबैंगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, तो जैसे कि लाइमन श्रेणी होती है वो पैराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस श्रेणी का नाम लिखिए जो पैराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। पैराबैंगनी में कौन सी आती है, लाइमन श्रेणी आती है, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइमन श्रेणी होगा। तो यह जो श्रेणी होती है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की पैराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। अब देखो आगे क्या पूछता है कि लाइमन श्रेणी के लिए N1 1 होगा, फिक्स है कि N1 1 होगा। N2 देखो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, N2 का पता नहीं है। अगर प्रथम रेखा की बात करें तो 2 हो जाएगा, दूसरी रेखा की बात करें तो 3 हो जाएगा, और अंतिम रेखा की बात करें तो अनंत हो जाएगा। तो अलग अलग होगा N2 का मान, अलग अलग रेखाओं के लिए अलग अलग होता है, लेकिन N1 फिक्स 1 होगा। तो यहाँ पर अपन N1 का मान 1 रख सकते हैं कि 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू R होता है, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर होता है। तो 1 अपॉन N1 स्क्वायर, यहाँ पर N1 का मान 1 रख देंगे तो 1 बन जाएगा। N2 को पता नहीं है क्योंकि N2 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो पता नहीं उसका अपन, वो क्वेश्चन में देगा कि प्रथम रेखा है द्वितीय रेखा, अगर क्वेश्चन में देगा ना, क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ पर अपन रख देंगे कि N2 का मान 2 है 3 है, कुछ भी देगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पर अपन रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है। तो प्रथम रेखा के लिए 2 हो जाएगा, द्वितीय के लिए 3 हो जाएगा, अंतिम के लिए अनंत हो जाएगा। अब देखो ये तो बन गया 1 अपॉन लेमडा R 1 माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, N2 का वन 2 3 4, फिक्स मेन जो बात है N2 याद होना चाहिए और N1 याद होना चाहिए, सबसे मेन बात N1 याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लाइमन श्रेणी में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, लाइमन श्रेणी में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना आता है। देखो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कैसे आएगा, न्यूनतम वहाँ पर आएगा जहाँ पर ऊर्जा अधिकतम है, जहाँ पर ऊर्जा अंतराल अधिकतम है। देखो एक तो ये वाली रेखा है और एक ये वाली रेखा है, दो रेखाएं, एक प्रथम रेखा और अंतिम रेखा। जो अंतिम रेखा आएगी ना, अंतिम रेखा ये वाली, इसके लिए ऊर्जा सबसे अधिक है क्योंकि देखो कितना ऊर्जा अंतराल है। तो अंतिम रेखा के लिए ऊर्जा अधिक होगी ना, तो लेमडा कम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, एच सी पोन लेमडा होता है। क्या होता है, ई बराबर एच सी पोन लेमडा, लेमडा इसके पोन में आ रहा है और ई आगे है, तो ई बराबर एच सी पोन लेमडा। अगर ई अधिक है तो लेमडा अपने आप कम हो जाएगा ना, ई बराबर एच सी पोन लेमडा होता है। तो अगर ई अधिक है तो लेमडा कम, अगर ई कम है तो लेमडा ज़्यादा, तो ई बराबर एच सी पोल लेमडा से ये वाला हो जाएगा। तो अंतिम रेखा ये वाली है, तो इसके लिए ऊर्जा अंतराल सबसे अधिक है, तो लेमडा सबसे कम बचेगा। और इस रेखा के लिए, प्रथम रेखा के लिए जो इसके लिए ऊर्जा अंतराल सबसे कम है, तो इसका लेमडा अधिक हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, सबसे अधिकतम होगा। तो अगर अधिकतम तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो आपको N2 का मान 2 रखना पड़ेगा, N1 का मान 1 रखना पड़ेगा। अगर न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो आपको N2 का मान अनंत रखना पड़ेगा, N1 का मान 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ऊर्जा सबसे अधिक आएगी। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक आएगा और ऊर्जा सबसे कम आएगी, तो उल्टा होता है सिस्टम। तो प्रथम रेखा और केवल अंतिम रेखा की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो लाइमन श्रेणी में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, तो इसके लिए N2 का मान अनंत रखेंगे भाई, लघुत्तम के लिए N2 का मान अनंत रखते हैं क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा अधिक होती है, तो इसलिए तरंग दैर्ध्य अपने आप न्यूनतम हो जाएगा ई बराबर एच सी पोन लेमडा से। ठीक है, तो देखो भाई, तो N1 का मान 1 रखेंगे, N2 का मान अनंत रख देंगे। तो वहाँ से अगर N1 1 रखेंगे, N2 अनंत रखेंगे, तो N1 का मान 1 रख दिया, N2 का मान अनंत रख दिया। 1 बटा अनंत कितना होता है, 0 होता है, और 1 बचेगा ओनली। तो 1 बटा अनंत 0 होता है भाई, तो 1 बचेगा। तो 1 बटा लेमडा बराबर R,
1 बटा लेमडा बराबर आर। तो देखो लेमडा का मान ये आर इसके बटा में आ जाएगा, आर इसके बटा में आ जाएगा, तो लेमडा बराबर 1/r, आर का मान रख देंगे 1.097373 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा। तो इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो 912 एंगस्ट्रम आएगा। ध्यान रहे 912 एंगस्ट्रम। देखो अब यहाँ से देखो 1/r का मान आ गया ये 1, तो ये वाला जो मान है 1/r वो आपको न्यूमेरिकल भी याद करना पड़ेगा, सीधा याद होना चाहिए कि 1/r क्या होता है भाई, 912 एंगस्ट्रम होता है। लर्न फॉर न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट सोल्व होंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट सोल्व होंगे। तो 1/r का मान कितना होता है, 912 एंगस्ट्रम होता है 1/r। आपको आप आर का मान, आपने आर का मान रखा, ये मान रखा, वो सोल्व करने के बाद ये वाला आंसर है। तो सीधा आप याद कर सकते हो कि आर का मान कितना होता है, कि 1/r कितना होता है, 912 एंगस्ट्रम होता है, 1/r होता है, ध्यान रही 1/r इक्वल टू कितना होता है, 912 एंगस्ट्रम होता है। और न्यूनतम न्यूनतम के लिए n2 का मान अनंत करेंगे और अधिकतम के लिए n2 का मान 2 करेंगे। लाइमन श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, तो n2 का मान 2 रख देंगे और n1 तो 1 रहेगा ही वही का, तो n1 1 n2 2, तो n1 1 n2 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 रख दिया। ये घटाएंगे तो 3/4 बच जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, 4/3/r, 1/r का मान रख दिया 912, ये पीछे वाला मान रख दिया 912 और गुणा करने के बाद 1216 एंगस्ट्रम आता है। कल पढ़ेंगे बामर पास्टन श्रेणी के बारे में। थैंक यू।